क्लास। तो आज हमारी दूसरी क्लास है, सेकंड क्लास है। ठीक है, हमने इसका इंट्रोडक्शन अभी देखा था, फंडामेंटल ऑफ एक्सरसाइज मोडालिटीज़ की हमने इसकी इंट्रोडक्शन देखी थी। अब हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल्स में भी हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं। जैसे आज हम पढ़ेंगे फिजियोथेरेपी के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। ठीक है, जो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी। तो हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जब किसी पेशेंट को इंजरी, फ्रैक्चर, पैरालिसिस, अर्थराइटिस, बैक पेन, स्पोर्ट इंजरी या सर्जरी के बाद बॉडी को दोबारा नॉर्मल फंक्शन में लाना होता है, तब मेडिसिन्स काफ़ी नहीं होती। ठीक, उस समय फिजियोथेरेपिस्ट साइंटिफिकली प्लान्ड एक्सरसाइज करवाता है। इसी प्रोसेस को हम एक्सरसाइज थेरेपी कहते हैं। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया, क्या किसी पेशेंट को इंजरी हुई हो या फिर फ्रैक्चर हुआ हो, पैरालाइज, अर्थराइटिस, बैक पेन, स्पोर्ट इंजरी, सर्जरी के बाद बॉडी को दोबारा नॉर्मल फंक्शन में लाना होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? एक फिजियोथेरेपिस्ट का काम होता है साइंटिफिकली प्लान्ड एक्सरसाइज वो उसे पेशेंट को करवाए। ठीक है, ताकि पेशेंट जो है अपनी नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ कर सके, नॉर्मल उसके फंक्शन हो सके। इसी प्रोसेस को हम एक्सरसाइज थेरेपी कहते हैं। ये एक्सरसाइज पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की जाती है। ये एक्सरसाइजेज सारी पेशेंट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन की जाती हैं। हर पेशेंट के लिए एक्सरसाइज अलग होती है। हर पेशेंट के लिए एक्सरसाइजेस अलग होती है, क्योंकि उनकी कंडीशन अलग होगी, उनको प्रॉब्लम होगी। अब सब पेशेंट को ये तो नहीं है कि स्पोर्ट इंजरी हो गई, सर्जरी हो गई सारे पेशेंट में, तो वही सारी हम एक्सरसाइज दे, सेम एक्सरसाइजेस दे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। हर एक पेशेंट के लिए अलग अलग एक्सरसाइजेस होती हैं उनकी कंडीशन के बिहाफ पे। एक्सरसाइज थेरेपी का मेन गोल होता है पेशेंट को पेन फ्री, एक्टिव और डिपेंडेंट बनाना। देखो, एक्सरसाइज थेरेपी का मेन एम क्या होता है? इनका मेन एम होता है पेशेंट को पेन फ्री, एक्टिव और इंडिपेंडेंट बनाना। ठीक है, तो इसमें इसकी डेफिनेशन दी हुई है। साइंटिफिक और सिस्टमिक तरीके से एक्सरसाइज का यूज़ करके डिजीज़, इंजरी या डिसेबिलिटी को ट्रीट करना और पेशेंट को नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वापस लाना। यानी एक्सरसाइजेस सिर्फ फिटनेस के लिए नहीं होती, बल्कि ट्रीटमेंट का भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे नी रिप्लेसमेंट के बाद वॉकिंग सिखाना। ठीक, स्ट्रोक पेशेंट का हैंड मूवमेंट इम्प्रूव करना, फ्रोज़न शोल्डर का रेंज ऑफ मोशन बढ़ाना और लो बैक पेन में स्ट्रेचिंग करवाना, ये सब एक्सरसाइज थेरेपी के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आते हैं अपने मेन पार्ट पे, जो कि है एम्स। ठीक है, एम्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी। ठीक है, रिलीव पेन। सबसे पहला एम होता है पेन को कम करना, रिड्यूस करना। जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है तो क्या होता है? मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, मसल स्पाज़्म कम होता है, जॉइंट लुब्रिकेशन इम्प्रूव होती हैं और इसी वजह से ग्रेजुअली पेन भी रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, इन्हीं वजह से क्या होता है कि ग्रेजुअली पेन भी धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जांपल, बैक पेन पेशेंट को स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज दी जाती है। जिस पेशेंट को बैक पेन है, ठीक है, जिस पेशेंट को बैक पेन है उसको कौन कौन सी एक्सरसाइज दी जाएगी? स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज
दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रीस्टोर जॉइंट मोबिलिटी। इसमें क्या है, कई बार फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं, मीन्स अकड़ जाते हैं, जम जाते हैं। ठीक, पेशेंट हाथ या पैर को प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता। पेशेंट क्या करता है, हाथ और पैर के मूवमेंट को नहीं कर पाता है, और एक्सरसाइज थेरेपी जॉइंट का मूवमेंट वापस नॉर्मल करती हैं। ऐसी ही कंडीशन में फिजियोथेरेपिस्ट क्या करते हैं, एक्सरसाइज थेरेपी देते हैं। अब एक्सरसाइज थेरेपी क्या करती है, जॉइंट का मूवमेंट वापस लाने में हेल्प करती है। ठीक है, इससे रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होता है। इससे क्या होता है, रेंज ऑफ मोशन भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, ये आपका था रीस्टोर जॉइंट मोबिलिटी। नेक्स्ट है आपका इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ। अगर पेशेंट बेड रेस्ट पर हो या पैरालिसिस हो गया हो पेशेंट को, ठीक है, अगर पेशेंट क्या है, बेड रिडन हो, ठीक है, और उसे पैरालिसिस हो गया हो, मसल्स वीक हो जाती हैं, ऐसे में क्या हो जाती हैं, तो मसल्स वीक हो जाती हैं ऐसे में। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज मसल फाइबर को एक्टिवेट करती है। अब ऐसे में कौन सी एक्सरसाइजेस दी जाएगी, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस दी जाएगी। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज क्या करती है, मसल फाइबर को एक्टिवेट करती है, जिससे मसल स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है, मसल्स की पावर बढ़ जाती है। ठीक है, और डेली एक्टिविटीज़ ईजी हो जाती है। क्या हो जाती है, डेली एक्टिविटीज़ भी ईजी हो जाती है। क्या था ये हमारा मसल स्ट्रेंथ। ठीक है, इंक्रीज़ मसल स्ट्रेंथ। अब जैसे जो पेशेंट कई दिनों से बेड रिडन है, उसको पैरालिसिस भी हुआ है, तो ऐसे में मसल्स क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो ऐसे में फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा, उनको स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोवाइड करेगा, जिससे मसल्स फाइबर एक्टिवेट हो जाए, मसल्स में पावर इंक्रीज़ हो जाए। ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ भी ईजी हो जाए। नेक्स्ट है इम्प्रूव एंड्योरेंस। इम्प्रूव एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों अलग चीज़ें हैं। ठीक है, क्या स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों ही अलग चीज़ें हैं। स्ट्रेंथ मतलब एक बार वेट उठाना। ठीक है, स्ट्रेंथ मतलब एक बार वेट उठाना, और एंड्योरेंस मतलब सेम एक्टिविटी को ज़्यादा टाइम तक करना। एंड्योरेंस मतलब सेम एक्टिविटी को ज़्यादा टाइम तक करते रहना या फिर कर पाना। वॉकिंग, साइकिलिंग और ट्रेडमिल एक्सरसाइज एंड्योरेंस इम्प्रूव करती हैं। क्या करती हैं, वॉकिंग, साइकिलिंग, ट्रेडमिल एक्सरसाइजेस एंड्योरेंस इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, तो मसल्स अगर टाइट हो जाएं तो मूवमेंट कम हो जाता है। मसल्स अगर टाइट हो जाएं तो क्या होगा, मूवमेंट कम हो जाएगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज मसल को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। तो ऐसे में हमें कौन सी एक्सरसाइज देनी चाहिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देनी चाहिए, जो क्या करती है, मसल को फ्लेक्सिबल बनाती हैं, कॉन्ट्रैक्चर होने से प्रिवेंट करती हैं। क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्चर होने से प्रिवेंट करती हैं। देखिए क्या है इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, ये क्या करती है, अगर पेशेंट, ठीक है, उसकी मसल्स टाइट हो गई हैं, ठीक है, तो मूवमेंट भी नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में क्या फिजियोथेरेपिस्ट कौन सी एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करेगा, तो वो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब करेगा, जो कि मसल्स को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्चर्स होने से प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन। इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का मतलब है मसल और ब्रेन का प्रॉपर क्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन करना। ठीक है, जैसे लिखना, चलना, बटन लगाना। ठीक है, ये सब क्या है, स्ट्रोक पेशेंट में कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन का मतलब है मसल और ब्रेन का प्रॉपर, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन करना, मतलब प्रॉपर काम करना। ठीक है, जैसे लिखना हो गया, चलना हो गया, बटन लगाना हो गया। स्ट्रोक पेशेंट में कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। स्ट्रोक पेशेंट में क्या होती है, स्ट्रोक पेशेंट में कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है।
नेक्स्ट है इम्प्रूव बैलेंस। बैलेंस इम्प्रूव। बैलेंस एक्सरसाइज एल्डरली पेशेंट और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बैलेंस एक्सरसाइज किसके लिए? एल्डरली पेशेंट और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। ये गिरने का रिस्क कम करती है। ये क्या करती है? गिरने का रिस्क कम करती है। ठीक है। इम्प्रूव बैलेंस मतलब बैलेंस एक्सरसाइज जो एल्डरली पेशेंट होते हैं और न्यूरोलॉजिकल पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि गिरने का रिस्क इसमें कम होता है, कम कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस। इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस तो वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग से हार्ट और लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। क्या क्या करने से हार्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं? वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग से हार्ट और लंग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई इम्प्रूव होती है। ठीक है। और क्या होता है? ऑक्सीजन सप्लाई भी इम्प्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी इसमें बेटर हो जाता है। इम्प्रूव कार्डियोवैस्कुलर, फिर से बता दे रही हूँ, फिटनेस वॉकिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग से हार्ट और लंग्स दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई क्या होती है? इम्प्रूव होती है। ब्लड सर्कुलेशन भी इसमें बेटर हो जाता है। ठीक है। अब है हमारा करेक्ट पोस्चर। करेक्ट पोस्चर में क्या है? गलत पोस्चर की वजह से नेक पेन और बैक पेन होता है। गलत पोस्चर की वजह से नेक पेन और बैक पेन भी होता है। एक्सरसाइज थेरेपी पोस्चर को इम्प्रूव करती है। ठीक है। जैसे अब गलत पोस्चर में आप बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं या फिर स्टैंड हैं, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? आपके बैक पेन कर सकता है, आपके नेक पेन कर सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है? ऐसी कंडीशन में आपको एक्सरसाइज थेरेपी लेनी है पोस्चर को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रिवेंट डिफ़ॉर्मिटीज़ को प्रिवेंट करने के लिए लॉन्ग बेड रेस्ट, ठीक है, या पैरालिसिस में जॉइंट परमानेंटली बेंड हो सकते हैं। देखो, अब जो लंबे समय तक पेशेंट बेड रिडन है, ठीक है, लंबे समय तक पेशेंट बेड रिडन है और उसे पैरालिसिस भी है, ठीक है, ऐसे में क्या होगा? जॉइंट परमानेंटली बेंड हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? जॉइंट जो है परमानेंटली बेंड हो सकते हैं। तो ऐसे में एक्सरसाइज डिफ़ॉर्मिटी और कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करता है। जब एक्सरसाइज हम प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो उनके कॉन्ट्रैक्चर्स, ठीक है, डिफ़ॉर्मिटीज़ भी प्रिवेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो हमें क्या करना है? प्रिवेंट डिफ़ॉर्मिटीज़ भी, हमें डिफ़ॉर्मिटीज़ को भी प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट है फंक्शन इंडिपेंडेंस। फाइनल एम होता है पेशेंट को डिपेंडेंट बनाना। देखो, अब एक्सरसाइज थेरेपी का फाइनल एम क्या है? फंक्शनल इंडिपेंडेंस करना। ठीक है। फाइनल एम होता है पेशेंट को इंडिपेंडेंट बनाना ताकि वो खुद अपने काम पूरे कर सके। चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना वो खुद कर सके। ठीक है। पेशेंट खुद चल सके, खुद कपड़े पहन सके, खुद स्टेयर चढ़ सके, ये सब करवाना। ठीक है। किसके थ्रू? ये हम सिर्फ एक्सरसाइज के थ्रू ही करवा सकते हैं। एक्सरसाइज थेरेपी जब तक पेशेंट नहीं लेगा तब तक वो क्योर नहीं हो पाएगा। उसकी डेली लाइफ मूवमेंट एक्टिविटीज़ कुछ भी वापस नहीं आएंगी। ठीक है। तो हमें क्या करना है? फंक्शनल इंडिपेंडेंस पेशेंट को बनाना है ताकि उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब कर सके। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स में क्या है? एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को ही नहीं बल्कि माइंड को भी हेल्दी बनाती है। ठीक है। ऐसे में क्या होता है? एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को ही नहीं बल्कि माइंड को भी हेल्दी बनाती है। स्ट्रेस कम होता है। स्ट्रेस कम होता है। क्या होता है? स्ट्रेस कम होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, डिप्रेशन रिड्यूस होता है। ऐसे में क्या होता है कि स्ट्रेस कम होता है और कॉन्फिडेंस कम बढ़ता है और डिप्रेशन रिड्यूस होता है। ये है साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स। एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी को ही नहीं बल्कि माइंड को भी हेल्दी बनाती है। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? टेक्निक्स ऑफ एक्सरसाइज। टेक्निक्स ऑफ एक्सरसाइजेस में आपका दिया हुआ है पैसिव एक्सरसाइज,
ठीक है। पैसिव रेंज ऑफ मोशन, पैसिव एक्सरसाइजेस में आपके दिए हुए हैं। पैसिव एक्सरसाइज में पेशेंट को कोई एफर्ट नहीं लगाना होता है, ठीक है। पैसिव एक्सरसाइज में पेशेंट कोई एफर्ट नहीं लगाता। तो मैं आपको क्या बता रही थी, पैसिव एक्सरसाइज में पेशेंट कोई भी एफर्ट नहीं लगाता। मूवमेंट थेरेपिस्ट करता है, ठीक है। पैसिव एक्सरसाइज में पेशेंट खुद कोई एफर्ट नहीं लगाता, इसमें फिजियोथेरेपिस्ट ही मूवमेंट करवाता है, ठीक है। और ये कब दी जाती हैं, पैरालिसिस, कॉमा और अनकॉन्शियस पेशेंट को, और सीवियर वीकनेस में, और इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी, ठीक है। आफ्टर सर्जरी के बाद भी दी जाती है, ठीक। तो क्या बताया गया है इसमें, पैसिव में हमेशा याद रखिएगा कि इसमें थेरेपिस्ट ही मूवमेंट कराता है, पेशेंट खुद मूव नहीं करता, ठीक है। पेशेंट खुद मूव नहीं करता। और ये कब कब होता है, किन कंडीशंस में होता है, ये होता है पैरालिसिस में, कोमा में, अनकॉन्शियसनेस में, ठीक है, जब पेशेंट अनकॉन्शियस रहता है तब, और सीवियर वीकनेस में, और इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी हुई हो उसके बाद तुरंत ही एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, पैसिव एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स हैं, जॉइंट स्टिफ नहीं होता। क्या हो गया, जॉइंट स्टिफ नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, मसल शॉर्टनिंग नहीं होती, ठीक है। क्या होता है इसमें, जॉइंट स्टिफ नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, और मसल शॉर्टनिंग नहीं होती है। अब आते हैं हम अपने एक्टिव एक्सरसाइजेस पे। एक्टिव एक्सरसाइज क्या होता है, इसमें पेशेंट खुद मूव करता है, इसमें पेशेंट क्या करता है, खुद मूव करता है। इसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है। इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज, ठीक है। पहला है एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज, दूसरा है एक्टिव फ्री एक्सरसाइज, तीसरा है एक्टिव रेसिस्टेड एक्सरसाइज। तो पहला देखते हैं एक्टिव असिस्टेड एक्सरसाइज। तो इसमें क्या है, पेशेंट मूवमेंट करता है लेकिन थेरेपिस्ट या इक्विपमेंट हेल्प करता है, ठीक है। अब एक्टिव एक्सरसाइज में एक्टिव असिस्टेड से ही समझ में आ रहा है कि जो थेरेपिस्ट है वो सिर्फ असेस करेगा, पेशेंट खुद मूव करेगा। एक्टिव मीन्स पेशेंट खुद कर रहा है, पहली बात। असिस्टेड मीन्स थेरेपिस्ट जो है वो असेस कर रहा है, ठीक, सिंपल। तो क्या होता है इसमें पेशेंट मूवमेंट करता है, और लेकिन थेरेपिस्ट या इक्विपमेंट हेल्प करते हैं। जो भी इक्विपमेंट रहेंगे वहाँ पे उसकी हेल्प से ही पेशेंट मूवमेंट करता है, ठीक है। और थेरेपिस्ट जो है वो उन्हें मॉनिटर करते हैं, या फिर उन्हें बताते हैं कि आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी है, ये वाली पोस्चर सही है, ये वाली एक्सरसाइज सही है, ठीक है। थेरेपिस्ट का काम यही होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में, शोल्डर सर्जरी के बाद थेरेपिस्ट आर्म सपोर्ट करता है। क्या करता है, शोल्डर सर्जरी के बाद थेरेपिस्ट आर्म सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिव फ्री एक्सरसाइज। एक्टिव फ्री एक्सरसाइज मतलब पेशेंट खुद मूव करता है, कोई हेल्प नहीं होती। इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट खुद मूव करता है, इसमें ना वो इक्विपमेंट का यूज़ करता है और ना ही थेरेपिस्ट उसे असिस्ट कर रहा होता है कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए, ठीक है। पेशेंट फ्रीली खुद ही मूवमेंट कर रहा होता है। अब देखो, एक्टिव मतलब खुद मूवमेंट करना, ठीक है। फ्री मतलब एकदम फ्री, कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, कोई भी, या फिर इक्विपमेंट है, ठीक है, लेकिन कोई उनको असिस्ट करने के लिए वहाँ पर नहीं है, कोई थेरेपिस्ट नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, वो खुद ही एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे शोल्डर को खुद ऊपर उठाना,
ठीक है। शोल्डर सर्जरी हुई थी, तो ऐसे में आपको थेरेपिस्ट बताएगा, सपोर्ट देगा कैसे आपको ऊपर करना है, और एक्टिव फ्री एक्सरसाइज में आप खुद ही उस मूवमेंट को कर ले रहे हैं, खुद करने में सक्षम हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्टिव फ्री एक्सरसाइज। नेक्स्ट है एक्टिव रेसिस्टेड एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, मूवमेंट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस दिया जाता है, मूवमेंट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस दिया जाता है। रेसिस्टेंस हो सकता है डम्बबेल हो, ठीक है, और रेसिस्टेंस बैंड या फिर थेरेपिस्ट का हैंड भी हो सकता है, ठीक है। ये मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होती हैं। ये क्या होती हैं, ये मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए एक्टिव रेसिस्टेंस एक्सरसाइज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एक बार फिर से, मूवमेंट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस दिए जाते हैं, मूवमेंट के अगेंस्ट रेसिस्टेंस दिए जाते हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, जैसे डम्बबेल और रेसिस्टेंस बैंड और थेरेपिस्ट का हैंड, ये मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए होता है, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, दिया हुआ हमारे थर्ड हेडिंग में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, स्ट्रेचिंग मसल को लेंथ देती है। क्या करती है, स्ट्रेचिंग मसल को लेंथ देती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, तो टाइटनेस कम होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होती है, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होता है, ठीक है। अब है इसके टाइप्स, तो स्टैटिक्स है, डायनामिक है और पैसिव PNF स्ट्रेचिंग होती है। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में क्या होता है, ये मसल पावर इंक्रीज़ करती हैं। स्ट्रेंथनिंग से मतलब ही समझ में आ रहा होगा आपका कि स्ट्रेंथ बढ़ाना, ठीक है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना। ये क्या करती है, मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर देती है, मसल पावर इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। इनके टाइप्स क्या होते हैं, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक, ठीक है। ये इसके टाइप्स हैं और इसका पर्पस क्या होता है, इंक्रीज मसल पावर, इम्प्रूव फंक्शनल परफॉर्मेंस, ठीक है, ये इसका पर्पस हो गया। नेक्स्ट है इसमें एक और एक्सरसाइज दी हुई है, एंड्योरेंस एक्सरसाइज। एंड्योरेंस एक्सरसाइज में क्या होता है, इम्प्रूव स्टेमिना, ठीक है, जैसे वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और जॉगिंग। क्या इम्प्रूव कर रहे हैं, वॉकिंग और साइकिलिंग, स्विमिंग, जॉगिंग, वो उनका स्टेमिना इम्प्रूव करते हैं। ये पेशेंट को जल्दी थकने से रोकती है, ठीक है, प्रिवेंट करती है। जब पेशेंट ये सब एक्सरसाइजेस कर रहा होता है तो पेशेंट रेगुलर बेस पे अगर कर रहा है तो वो थकता बहुत कम है, ठीक है। नेक्स्ट है बैलेंस एक्सरसाइज। तो बैलेंस एक्सरसाइज में क्या है कि इसमें क्या क्या किया जाता है, सिंगल लेग स्टैंडिंग और टेंडम वॉकिंग, बैलेंस बोर्ड, और इसका पर्पस क्या होता है, फॉल प्रिवेंट। ये किस चीज़ को प्रिवेंट करता है, फॉल प्रिवेंट करता है, मतलब गिरने से रोकता है। अगर जो पेशेंट है वो वन लेग पे स्टैंड हो जा रहा है, ठीक है, बैलेंस बोर्ड पे अपना बैलेंस बना पा रहा है और टेंडम वॉकिंग कर पा रहा है, तो वो फॉल प्रिवेंशन कर सकता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज। कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज क्या होती है, इम्प्रूव स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट। क्या करती है, किस चीज़ को इम्प्रूव करती है, स्मूथ एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, फिंगर टू नोज टेस्ट, ठीक है, कौन से टेस्ट होते हैं, फिंगर टू नोज टेस्ट, हील टू शिन एक्सरसाइज, हील टू सिन टेस्ट मीन्स सिन एक्सरसाइजेस, न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में यूज़ होती हैं। ये किन पेशेंट में यूज़ होती हैं, ये न्यूरोलॉजिकल पेशेंट में यूज़
होती हैं। नेक्स्ट है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज रेस्पिरेटरी पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। किन पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है? रेस्पिरेटरी पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसमें क्या क्या कैसे कैसे किया जाता है, तो एग्जाम्पल्स हैं इसके। डीप ब्रीदिंग की जाती है, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग की जाती है, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग की जाती है, ठीक है, पर्स्ड लिप ब्रीदिंग की जाती है। ये लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव करती हैं। ये क्या करती हैं? लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करती हैं। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस। स्ट्रेस और मसल स्पाज्म कम करती हैं। क्या करती हैं? स्ट्रेस और मसल स्पाज्म को कम करती हैं। जैसे एग्जाम्पल में मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग, जैकोब्सन रिलैक्सेशन टेक्निक्स इसमें किए जाते हैं, ठीक है। अब ये स्ट्रेस और मसल स्पाज्म कम करने के लिए की जाती हैं, ठीक है। अभी है फंक्शनल ट्रेनिंग। फंक्शनल ट्रेनिंग में पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है। फंक्शनल ट्रेनिंग में क्या की जाती है? पेशेंट को डेली एक्टिविटीज़ सिखाई जाती है, जैसे सिट टू स्टैंड, वॉकिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, चेयर पे बैठना और उठना, ठीक है। ये सब उनको सिखाया जाता है। नेक्स्ट है अप्रोच टू पेशेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है। अप्रोच टू पेशेंट्स प्रॉब्लम, तो इसमें क्या है? एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट कभी भी डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं करवाता। याद रखिएगा, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले फिजियोथेरेपिस्ट कभी भी डायरेक्टली एक्सरसाइज नहीं करवाता। सबसे पहले पेशेंट को असेस करता है। क्या करता है? सबसे पहले पेशेंट को असेस करता है, हिस्ट्री टेकिंग करता है। इससे सबसे पहला स्टेप क्या है? हिस्ट्री टेकिंग। हिस्ट्री टेकिंग में पेशेंट से पूछता है प्रॉब्लम कब शुरू हुई, पेन कितना है, और सर्जरी हुई है या फिर डायबिटीज़ या बीपी है। ये सब हिस्ट्री टेकिंग में पूछा जाता है। इसमें देखिए दिया हुआ है चीफ कंप्लेंट, प्रेजेंट इलनेस, कोई प्रेजेंट इलनेस तो नहीं, पास्ट हिस्ट्री, सर्जिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री में कभी किसी को ये प्रॉब्लम रही हो, या फिर ऑक्यूपेशनल हिस्ट्री रही हो आपकी कोई, या फिर ड्रग की हिस्ट्री रही हो, क्या पता आप कोई ड्रग ले रहे हो। ये हिस्ट्री टेकिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब आता है सेकेंड स्टेप, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या है? ऑब्जर्व पोस्चर, स्वेलिंग, डिफॉर्मिटीज़। ऑब्जर्व पोस्चर को ऑब्जर्व करेंगे, स्वेलिंग करेंगे और डिफॉर्मिटीज़ और स्किन चेंजेस, गेट, फेशियल एक्सप्रेशन। इसमें क्या करते हैं? इसमें थेरेपिस्ट ऑब्जर्व करता है स्वेलिंग, डिफॉर्मिटी, पोस्चर, वॉकिंग पैटर्न और स्किन कलर। नेक्स्ट आता है फिज़िकल एग्जामिनेशन। इसमें क्या होता है? इंक्लूड इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परक्यूज़न इफ़ रिक्वायर्ड, अस्कल्टेशन, ये भी अगर रिक्वायर्ड है तो। पेशेंट को टच करके मसल और जॉइंट एग्जामिन किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पेशेंट को टच करके मसल और जॉइंट एग्जामिन किए जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका फोर्थ स्टेप है आपका, तो इसमें दिया हुआ है फंक्शनल असेसमेंट। फंक्शनल असेसमेंट में क्या है? पेशेंट क्या क्या कर सकता है। पेशेंट क्या क्या कर सकता है? तो वॉकिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग और सब असेस किया जाता है, ठीक है। फंक्शनल असेसमेंट में पेशेंट वॉकिंग कर सकता है, सिटिंग, स्टैंडिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग और एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग, ये सब पेशेंट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेप 5, तो इसमें आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स आइडेंटिफिकेशन। तो थेरेपिस्ट आइडेंटिफाई करता है, थेरेपिस्ट क्या करता है? आइडेंटिफाई करता है वीकनेस, लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन और बैलेंस इशू। जैसे इसमें पेन और वीकनेस, रिड्यूस रेंज ऑफ मोशन, बैलेंस प्रॉब्लम
पुअर पोस्चर, रिड्यूस इंड्योरेंस, ये सब आइडेंटिफाई करता है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेप 6 जो कि है गोल। तो गोल में क्या है, गोल सेटिंग में शॉर्ट टर्म गोल पेन कम करना और लॉन्ग टर्म गोल में पेशेंट को नॉर्मल लाइफ में वापस लाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्या है, चूज़ अप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, इलेक्ट्रोथेरेपी, मैनुअल थेरेपी, पेशेंट एजुकेशन, होम एक्सरसाइज प्रोग्राम और रीअसेसमेंट प्रोग्राम। तो इसमें क्या है, अब डिसाइड होता है ट्रीटमेंट प्लान। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज देनी है, कितनी रिपीटेशन होंगी या फिर कितने दिन थेरेपी चलेगी। अब आता है रीअसेसमेंट, रेगुलरली evaluate progress and modify the treatment plan if needed। हर वीक प्रोसेस चेक किया जाता है, हर वीक में प्रोग्रेस चेक किया जाता है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही तो ट्रीटमेंट मॉडिफाई किया जाता है। अगर देखो रिकवरी नहीं हो रही है, इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो ट्रीटमेंट को मॉडिफाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा अप्रोच टू पेशेंट प्रॉब्लम। बाकी जो इसमें अभी हमारा असेसमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन, प्रिकॉशन बिफोर ऑफ एक्सरसाइजेस, ये सब बचा हुआ है, ये हम अपना नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्लास इन करने से पहले मैं आपको एक नोटिस दे दूं जिसमें दिया हुआ है, अगर आपने BAMS, BHMS, BUMS, BNYS किया है तो लीगल वे में प्राइमरी स्टेज पे एलोपैथिक प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं तो आपके लिए लीगल गवर्नमेंट कोर्स है जिसका नाम है CCH। 1 साल का कोर्स है और इसकी कंप्लीट फ़ीस 25,000 है। ठीक है, और एक और कोर्स है जो कि है, अगर आपने अपना मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, ठीक है, उसे रन कर रहे हैं और उसे फार्मा क्लिनिक में चेंज करना चाहते हैं तो मैं आपको एक बेस्ट कोर्स के बारे में बता दूं जिसका नाम है टेलीमेडिसिन कोर्स। इसमें आपको बताया जाएगा कैसे आप अपने मेडिकल स्टोर को कॉरपोरेट मेडिकल स्टोर से बेहतर कर सकते हैं और एक हेल्थ केयर का इकोसिस्टम डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसमें आप डॉक्टर से ऑडियो वीडियो कॉल पर कनेक्ट हो सकते हैं और कंप्लीट फ़ीस इसकी होने वाली है 25,000। ठीक है, और अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग वीडियो पे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं कोई भी अपनी क्वेरीज़। ठीक है क्लास, बाकी हमारा असेसमेंट ऑफ पेशेंट कंडीशन ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं। थैंक